नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह भारत में भी तख्ता पलट होगा? जेन जेड यानी युवा पीढ़ी जो 1997 से 2012 तक जो पीढ़ी पैदा हुई है, क्या वह इतना शक्तिशाली हो गई है कि वह नेपाल की तरह भारत में तख्ता पलट कर देगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की तरह यहाँ पर तख्ता पलट नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की जड़ें इतना मजबूत हैं। सुरक्षा व्यवस्था, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इतना मजबूत है कि नेपाल जैसी स्थिति नहीं हो सकती है। इसी सितंबर महीने में नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ, उसी की तर्ज पर अभी लेह, लद्दाख और देहरादून में छात्रों, युवाओं, जेन जेड ने जिस तरह से विद्रोह और आंदोलन किया है, यह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन भारत सरकार के लिए तख्ता पलट की संभावना बिल्कुल नहीं है। संभावना तो नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के कान खड़े हो गए। 25 सितंबर को 24 सितंबर को जब लेह, लद्दाख और देहरादून में युवाओं ने सड़क पर उतर करके मोर्चा संभाला, आगजनी हिंसा किया, तो इससे दिल्ली सरकार जरूर हिल गई है और उसे अंदेशा है कि कहीं नेपाल जैसी स्थिति न हो जाए। जिस तरह से लेह, लद्दाख, देहरादून में हुआ, वही स्थिति यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जहां पर आए दिन पेपर लीक होते हैं, बेरोजगारी की समस्या आसमान छू रही है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, तो लद्दाख और देहरादून का जुनून कहीं अगर उत्तर भारत के अन्य राज्यों में वही कुछ देखने को मिलेगा, तो निश्चित रूप से भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वैसे मुश्किलें इतने से ही बढ़ गई है, सेना को मुस्तैद कर दिया गया है, अर्धसैनिक बलों को अलर्ट कर दिया गया है, पुलिस को, आईटीबीपी को पूरे देश में अलर्ट कर दिया गया है। सरकार के कान खड़े हो गए हैं और अंदर से सरकार हिल चुकी है, क्योंकि उसने देखा है कि श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ और नेपाल में क्या हुआ। बांग्लादेश में जो हुआ था, वहाँ की शासिका शेख हसीना को बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी और अभी तक वह शरणार्थी के रूप में हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक हुई और इसमें सुनिश्चित किया गया कि लद्दाख में वहाँ के छात्रों की, युवाओं की समस्याएं सुनी जाए और उसका जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। देहरादून में धामी, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को
कड़ा संदेश भेजा गया है कि जल्द से जल्द आंदोलन को मैनेज करने का काम करें। लेकिन आज 25 सितंबर को भी छिटपुट आंदोलन देहरादून में भी हुआ और लेह और लद्दाख की गलियों में आज भी हिंसा की घटनाएं, विद्रोह की घटनाएं सुनने को मिली है। लेकिन कल जैसे बड़े स्तर पर जो कुछ हुआ था वैसा नहीं है। कर्फ्यू लगा हुआ है पूरे लेह लद्दाख में, और देहरादून में कर्फ्यू तो नहीं लगा है लेकिन धारा 163 जरूर लगी हुई है। तो लेह लद्दाख देहरादून की स्थिति बहुत ही संवेदनशील है और यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर भारत के सभी बड़े राज्यों के बेरोजगार जेड जिस तरह से सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं उससे सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। लेह लद्दाख आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर राख में तब्दील कर दिया गया, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, अनेकों पुलिस वाहन फूंक दिए गए, अनेकों बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया, 4 मौतें हुई हैं, 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं और लगभग 100 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक में जो धारा 370 लागू थी, 5 अगस्त 2019 को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और वादा किया गया कि जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन 2019 से 2025 तक पूर्ण दर्जा देने के नाम पर मोदी सरकार ने सिर्फ वादे और जुमले दिए। इसके अलावा 6ठी अनुसूची की मांग लद्दाख के युवा कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची संविधान की वह चीज है जिसमें आदिवासी क्षेत्रों की जमीन शासन पर निगरानी रखती है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाने देती। जमीन, जंगल और शासन के हितों में 6ठी अनुसूची काम करती है और यह मेघालय, असम, मणिपुर जैसे राज्यों में 6ठी अनुसूची लागू है लेकिन लद्दाख में नहीं लागू है। तो 6ठी अनुसूची की मांग, इनकी दूसरी मांग, पहली मांग जैसा कि मैंने बताया पूर्ण राज्य का दर्जा, और तीसरी मांग 95% युवाओं को लोकल जॉब दिया जाए। यानी लद्दाख में जितनी नौकरियां हैं उसमें से 95% लद्दाख के लोगों के लिए सुरक्षित रखी जाए। होता यह है कि अन्य राज्यों के मेधावी छात्र आ जाते हैं और वहां की नौकरियां हड़प लेते हैं। चौथी मांग यह है कि आरक्षण दिया जाए और 5वीं मांग यह है कि लेह और लद्दाख के लिए अलग अलग लोकसभा सीट सुनिश्चित की जाए। अभी सिर्फ एक सीट है, लद्दाख सीट, लोकसभा सीट। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आंदोलन लद्दाख के बड़े कद्दावर नेता सोनम वांगचुक 2019 से ही
संघर्षरत हैं और कई बार उन्होंने अनशन करके, धरने दे करके भारत सरकार को आगाह किया, लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। लद्दाख में 26% से ज़्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगारी उन्मूलन के लिए केंद्र शासित प्रदेश में कोई सकारात्मक प्रयास नहीं किया जा रहा है। अन्य कारणों में यह है कि वहां पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, हाइड्रो पावर लगाया जा रहा है, माइनिंग स्थापित की जा रही है, जिससे लद्दाख के इकोसिस्टम को खतरा हो गया। इकोसिस्टम का मतलब कि लद्दाख के पर्यावरण संतुलन को नुकसान पहुंचने की बड़ी संभावना है, इसलिए यह आंदोलन हुआ है। 23 तारीख यानी 23 सितंबर को 2 अनशनकारियों की तबीयत एकाएक बिगड़ जाती है और उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो लेह एपेक्स बॉडी, संक्षेप में लैब LAB, ने लद्दाख बंद करने की घोषणा 24 सितंबर के लिए किया और इस लद्दाख बंद में जब आंदोलनकारी सड़क पर उतरे तो सबसे पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आग लगाया और हिंसा का तांडव शुरू किया। पुलिस ने सामना किया तो पुलिस भी घायल हुई है। 4 मौतें हुई हैं, 80 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 34 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जाहिर है कि जो कुछ लद्दाख में हुआ उसका कनेक्शन चीन से भी देखा जा रहा है कि क्या चीन ने फंडिंग करके आंदोलन को करवाया है, क्योंकि चीन पड़ोसी देश है और लद्दाख चीन भारत की सीमा पर है। तो नेपाल में जिस तरह से जन विद्रोह हुआ, जेड ने तख्ता पलट किया, तो क्या चीन ने भी लद्दाख के युवाओं को उकसाया है, उन्हें फंड दिया है, उनका समर्थन किया है? फिलहाल इसके अभी तक सबूत नहीं मिल सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर दोषारोपण कर रही है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण कर रही है आंदोलन के लिए। इसी तरह से देहरादून में जो छात्र सड़कों पर उतरे, विद्रोह किया, लेकिन यहाँ से हिंसा की खबरें नहीं है। छिटपुट हिंसा जरूर हुई है, लेकिन कोई मौत या गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। लद्दाख में 5000 से अधिक, माना जा रहा है कि 8000 युवा जेड लद्दाख के जवान, बुजुर्ग, बुद्धिस्ट, भिक्षु, इन लोगों ने आंदोलन किया और देहरादून में पूरे उत्तराखंड से आए बेरोजगार युवाओं ने रैली किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और अफरा तफरी का माहौल खड़ा किया। तो जो आंदोलन लद्दाख और देहरादून में हुए हैं, क्या यह आंदोलन आगे भी हो सकता है? बहरहाल अभी तो संभावना नहीं है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। एक कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और जिस तरह से बिहार में चुनाव
चल रहे हैं। युवा नाराज हैं सत्ता पक्ष से और जिस तरह से उन्हें सब्जबाग दिखाया जा रहा है, युवाओं की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम पर्चे लीक हुए हैं, परीक्षाओं में धांधलियां हुई हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धांधली हुई है, उत्तर प्रदेश के युवक भी संवेदनशील हैं और उन स्थितियों परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं जिन परिस्थितियों में लद्दाख और देहरादून में आंदोलन हुआ है। तो जाहिर है कि जो कुछ भारत में चल रहा है, अभी चीन, पाकिस्तान या किसी विदेशी देश की साजिश की बू नहीं आ रही है, कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन अंदरूनी समस्याएं इतना ज़्यादा विकराल हैं कि उत्तर भारत में भी जेन जेड यानी युवा, निराश हताश युवा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, तख्ता पलट भले ना कर सके, क्योंकि मैंने पहले बताया था यहाँ संविधान का राज की नींव बहुत गहरी है, लोकतंत्र की नींव गहरी है और सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल इतना मजबूत है कि युवाओं के विद्रोह को रोका जा सकता है। दिल्ली तक युवा नहीं पहुंच सकते हैं तख्ता पलट करने के लिए। तो साथियों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जेन जेड का आक्रोश जायज है या नाजायज है। क्या उनके साथ जो अत्याचार तमाम डबल इंजन के राज्य और केंद्र सरकार कर रही है, बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं निकाला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास नौकरियां नहीं हैं। 30 लाख से अधिक नौकरियां 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों के अधीन पद खाली थे। अब तो बढ़कर के 30 से 40 या 45 लाख पद हो गए हैं, क्योंकि हर रोज कर्मचारी, अधिकारी, चपरासी रिटायर्ड होते हैं, लेकिन खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है। अगर खाली पदों को भरा जाए तो हम समझते हैं कि 45 लाख नौकरियां एक मुश्त दी जा सकती हैं। लेकिन इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम मुख्यमंत्रियों को सोचने की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब बेरोजगारी की समस्या नेपाल की तरह, लद्दाख की तरह, देहरादून की तरह बाकी राज्यों में जेन जेड सड़क पर आ जाएगा, तो उस समय भारत सरकार और राज्य सरकारों की क्या हालत होगी, पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। साथियों, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।